नमस्कार। मैं AK सिंह और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, खास करके मंथन इंडिया समिट के आयोजकों को। एक्चुअली जो हमारे आयोजक हैं मंथन इंडिया समिट के, अभिनीत, देवाशीष, श्वेताभ, अजीत, और जो इन लोगों का जो संगठन है वो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और पर्सनली मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ इन लोगों को, जितना मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका हौसला तो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट होने के साथ ही साथ जो वर्क कर रहे हैं सोशली, मैंने देखा था लॉकडाउन में आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया है। अपने अलग अलग सिटीज़ में कुछ सामग्री वगैरह बांटे थे आप लोगों ने, तो अच्छा लगा था ये सारी चीज़ें देखकर। और रही बात हमारी, तो मैं तो हमेशा मंथन इंडिया समिट के साथ हूँ ही, और आप लोगों को मैं शुभकामना भी देता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज का जो सब्जेक्ट यानी कि विषय है जो आज का, वो ये कि लॉ में कैरियर कैसा हो सकता है, या आपके लिए, आपके कैरियर के लिए कौन से सब्जेक्ट या कौन सा स्ट्रीम या सेक्टर बेटर हो सकता है। तो अगर इसकी मैं बात करूं कैरियर के अकॉर्डिंग, तो देखिए आपको दो तीन तरीके से समझना पड़ेगा। आई होप कि अभी जो भी व्यूअर हमारे सामने हैं, अगर आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेरीज अगर आपके माइंड में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। मंथन इंडिया के जो भी मेंबर्स हैं वो सभी कंटिन्यू हमारे सामने हैं, तो जो भी क्वेरीज होंगे वो हम तक जरूर पहुंच जाएगी और मैं आपको बताऊंगा, अभी उसका सोल्यूशन मैं दूंगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके लिए अगर कैरियर एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो कौन सा कैरियर आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहले हम लोग दो तरीके से बात करेंगे, दो पॉइंट पर लोग बात करेंगे। पहला ये कि कैरियर कैसे आप चूज करेंगे, कौन सा कैरियर आपके लिए बेटर हो सकता है। और दूसरा, स्पेशली आज मैं बात करूंगा कि लॉ को अगर आप कैरियर बनाते हैं तो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है या कितना आप ग्रो कर सकते हैं। तो फाइनली एक बार फिर से मैं सबका स्वागत करता हूं। आदित्य दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद मैं आपको देख रहा हूं यहाँ पे। तो चलिए, अजीत, श्वेताभ, सभी लोग तो यहाँ हैं ही, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप, खास करके सबसे पहले मैं वैसे लोगों के लिए, वैसे बच्चों के लिए मैं बात कर लेता हूं जो अभी 10th पास आउट हुए हैं या 12 पास आउट हुए हैं या पास आउट होने वाले हैं। तो उनके लिए अगर कैरियर एस्पेक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पे आपको दो तरीके से कैरियर चूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, खास करके हमारा जो ये जो एरिया है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पे कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं कि कौन सा कैरियर चूज किया जाए और उसके लिए बैकग्राउंड में कौन सा सब्जेक्ट चूज किए जाए। तो सब्जेक्ट के मैटर में मैं एक बार बता देता हूं कि जो बहुत सारे, मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका भी क्वेरीज होता है या अलग अलग सोर्सेज से मुझे जो पता चलता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है करियर में कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करें। तो हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सबसे इजी होता है मैथमेटिक्स चूज कर लो, इंप्रेशन आपका बनेगा, साइंस ले लो, इंप्रेशन बनेगा। लेकिन वो मैटर नहीं करता है। आप जब भी कैरियर चूज करते हैं तो कैरियर के अकॉर्डिंग आपको 11th के बाद सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। और जब कैरियर चूज करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये आपको दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये कि आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे कई बार ये एग्जाम्पल आप सुनते भी होंगे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स से, कि अगर आशा भोसले को अगर बोल दिया जाता है तुम क्रिकेटर बन जाओ, सचिन तेंदुलकर को बोल दिया जाता है कि तुम सिंगर बन जाओ, तो वो शायद बेटर नहीं कर पाते, वो अपनी मर्जी से काम की इसलिए शायद वो बेटर कर पाए। तो ये बातें सही है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हॉबीज क्या है। देखिए, आप जो करना चाहते हैं अगर वो काम आप करेंगे तो आपके सक्सेस के चांस दूसरे के बताए हुए जो रास्ते होते हैं या दूसरे को देखकर आप जो चूज करते हैं उसके अपेक्षा दुगना हो जाता है। आई थिंक कि दुगना से भी ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है कि मुझे डांसिंग पसंद है, बहुत सारे लोगों को सिंगिंग पसंद होता है, स्पोर्ट्स क्रिकेट पसंद होते हैं, किसी को इंजीनियरिंग सेक्टर पसंद हो सकता है, कंप्यूटर साइंस पसंद हो सकता है, तो अलग अलग पसंद हो सकते हैं। तो
तो उस सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपको पसंद क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, हॉबीज क्या है आपके। अगर हॉबीज की बात हो जाए तो देखो आपको आंसर जरूर मिलेगा। आप अपने आप से पूछोगे कि आपको करना क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, तो ऑब्वियसली मिलेगा। लेकिन अब दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये कि क्या जिस भी हॉबी को, जो हॉबी आपके अंदर है, जिसको आप कैरियर बनाना चाहते हो, क्या रियली में वो कैरियर बनाने लायक है या नहीं। एक बात आप हमेशा याद रखना कि आप अपने कैरियर में रिस्क नहीं ले सकते हो। आपके पास लाइफ आपको कैरियर बनाने का दोबारा दूसरा मौका नहीं देता है। कभी कभी किस्मत के हिसाब से अगर कुछ चीजें बदल जाती है वो अलग मैटर होता है कि आप कभी भी बदल जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप कैरियर को अगर आप देखते हैं या सोचते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। आप अगर एक बार किसी एक सेक्टर में जाते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको पता चलता है नहीं ये मेरे लिए बेटर नहीं है, फिर आप दूसरे को चूज करते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रैक्टिकली एज लिमिट एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है जिसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर एज लिमिट को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले से ही चूज करना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए हमें। तो रविशंकर पाल, वेलकम, बहुत दिनों बाद। ओके, तो कैरियर के मैटर में अगर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके अगर कोई क्वेरीज हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। मैं बीच बीच में आपके मैं क्वेश्चंस लेता रहूंगा और आंसर भी करता रहूंगा। और मैं सभी लोगों से कहूंगा जो भी कहीं वॉच पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चंस कहीं भी आ रहे हैं तो वहाँ आप हमारे सामने यहाँ पे जरूर डालें ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ। और मैं आशा करूँगा कि जिनका क्वेश्चन होगा उनके नाम के साथ डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं कैरियर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा था, तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपकी जो हॉबीज़ हैं उसको आप एज ए कैरियर लें, अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ये देखना जरूरी होता है कि जो आपके हॉबीज़ हैं उसको अगर आप कैरियर बनाते हैं तो सक्सेस के चांसेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं, या जिसको आप कैरियर बना रहे हैं तो उससे आपके लाइफ के सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिजीत सिंह, वेलकम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मान लो जैसे कि एग्जांपल के लिए कि आप अगर सिंगिंग को अपना कैरियर बनाते हो, तो देखो कैरियर जब आप बनाते हो तो प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा कि उसमें आपके सक्सेस के चांस कितने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके हॉबीज को आप कैरियर बनाएं लेकिन उसमें सक्सेस का चांस आपको देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि आप सिंगिंग को एज ए हॉबी लेते हैं, तो सिंगिंग के आप अगर एज ए हॉबी ले रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सिंगिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो सक्सेस के चांस कितने हैं। तो जैसे पर्सनली अगर मैं बताऊं आपको तो सिंगिंग में आपके सक्सेस के चांस बहुत कम होते हैं। रीजन ये कि लिमिटेड, आपके पास अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड मिलेंगे, कितने गाने आएंगे, उसमें आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको रोजगार दे सकता है वो सेक्टर या नहीं दे सकता है, ये सारी चीजें होती है। जो उसमें पैसे मिलेंगे वो कंटिन्यू आपको हेल्प कर सकता है या नहीं, आपके पूरे लाइफ के लिए आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है या नहीं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को अगर जब आप चूज करते हैं कैरियर को कि आप क्या चूज कर रहे हैं, कोई भी कैरियर चूज कर रहे हैं, तो ये सभी चीजों को बैकग्राउंड में आपको रखना पड़ेगा। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि अब यहां पे आप जब हॉबी के अकॉर्डिंग आपने चूज किया कैरियर, उसके बाद यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो ये कि वो उस कैरियर में सिक्योरिटी और आपके लाइफ को एक डिसेंट लेवल पे चलाने के लिए उसके पीछे पैसे हैं या नहीं। क्योंकि एक बात साफ है, आप पढ़ाई करते हो पैसे के लिए, आप जॉब करते हो पैसे के लिए, यानी कि अल्टीमेट आपकी जो लाइफ है वो फाइनली पैसे पे आके खत्म होती है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है, पैसा के साथ साथ इज्जत। क्योंकि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप डकैत बन के भी तो पैसे कमा सकते हो ना, लेकिन आप जुआ खेल सकते हो, डकैती कर सकते हो, बट आप वो नहीं करोगे। क्योंकि आपको सिर्फ पैसा नहीं, आपको पैसा के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट, इज्जत भी चाहिए होता है सोसाइटी में। तो इसके लिए आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कैरियर चूज किया जाए जिसमें पैसे भी हो और जॉब सिक्योरिटी हो, यानी कि वो कैरियर ऑप्ट करने के बाद आप पूरे लाइफ टाइम परेशान नहीं होंगे। तो अब मैं आता हूं
फाइनली कि आपको अगर मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आप देखें कि मैं इस फील्ड से हूं तो मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूं। ऑब्वियसली ये एक रीजन हो सकता है कि मैं इस फील्ड से हूं इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं, बट मैं प्रॉपर लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ये रीजन मैं बताऊंगा आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप जब भी कोई सेक्टर आप चूज करते हो कि आपको इस सेक्टर में जाना है, तो उसमें आप फाइनली ये जरूर देखो कि उसमें आपके सक्सेस के चांसेस कितने हैं। अगर आप मान लो कि आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंजीनियरिंग खराब है या कोई सेक्टर अच्छा है या खराब है, बट मैं कंपैरिजन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो डेटा तो लेना पड़ेगा। आप किसी न किसी पॉइंट पे तो आओगे, तो इसलिए ये मत कहना कि मैं किसी से बायस्ड हूं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप इंजीनियरिंग को ही ले लो, तो जनरली मैं जो गूगल पे सर्च करता हूं तो अलग अलग जो मैं रिसर्च का मैं डेटा देखता हूं, उसमें यह कहा जाता है कि लगभग 70 to 80% जो कैंडिडेट होते हैं इंजीनियरिंग बीटेक करने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपके बीटेक करने के बाद जब 70% 60% को ही अगर जॉब नहीं मिल पाया तो आप क्या करेंगे। बीटेक करने के बाद उस डिग्री का फाइनल यूज क्या होगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो टीचिंग करें या आप उसे स्किप कर दें, उस डिग्री को छोड़ दें, यानी डिग्री ले लेकिन आपके लिए वो वैल्यूएबल नहीं रहेगा, आप किसी और सेक्टर में स्किप करेंगे। तो ये चीजें आपको पहले ही सोच कर जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा आपके सामने लॉ की कि लॉ कैसे बेटर है। देखो, अगर मैं बात करूं तो कुछ फील्ड ऐसे हैं जो आज का नहीं है, जो बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे हैं, और पर्सनली मेरा मानना है कि वो आगे लंबे समय तक, यानी कि लास्टली वो उसका लॉन्ग लास्टिंग है, वो हमेशा चलेंगे। जैसे मेडिकल, लॉ, एग्रीकल्चर, ये सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपका कैरियर बहुत ही ज्यादा बेटर हो सकता है। आप मेडिकल कर सकते हैं, बहुत अच्छा सेक्टर है। आप एटलीस्ट आप मेडिकल करने के बाद कुछ भी होगा, आपको जॉब मिले नहीं मिले, जॉब करें या नहीं करें, कुछ भी करें, एटलीस्ट आप बेरोजगार नहीं हो सकते मेडिकल करने के बाद। इनकम कितनी भी हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन आप बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से लॉ है। ये ऐसा सेक्टर है ये बहुत डिसेंट सेक्टर है। ये ऐसा सेक्टर है जिसमें आप पूरे लाइफ टाइम बेरोजगार नहीं होंगे, और सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं, अगर आप एक लाइफ की बात करेंगे तो डिसेंट लाइफ दे सकता है आपको ये सेक्टर। कैसे, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूं, उसके बाद मैं आता हूं कि कैसे करेंगे आप। तो जहां तक रही बात कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है लॉ में, तो लॉ के अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप अलग अलग चीजें, जैसे आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे आप हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा जो क्रेज होता है वो होता है सरकारी नौकरी, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये सेक्टर बेटर है, बहुत बहुत ही बेटर है। जो भी लॉ स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हुए उनके लिए भी ये सेशन बेटर है, क्योंकि आप जरूर डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। आप लॉ पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इंटरेस्ट होना काफी नहीं होता है। आपके लिए अलग अलग चीजें हैं, मूट कोर्ट है, यूथ पार्लियामेंट है, आप अलग अलग चीजों को करते हैं, लेकिन फाइनली आपके पास एक गोल जरूर होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट करना क्या है। तो मैं जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको आप प्रायोरिटी देंगे, आपके लिए क्या सूटेबल है, आपका नॉलेज, आपकी हॉबी, ये सारी चीजें, या आपका जो अपना लेवल है, अपनी एबिलिटी है, उन सारी चीजों को देखते हुए। तो लॉ की अगर मैं बात करूं या कैरियर की अगर इसमें मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो आप एक नॉर्मल, सबसे पहले मैं दो चीजें मैं बताऊंगा इसमें। सबसे पहली बात कि आप जज बन सकते हैं। आई थिंक ये मुझे लगता है कि प्रेजेंट में पर्सनली कि आईएएस से ज्यादा बेहतर प्रोफाइल तो जरूर है ये, पावर के मैटर में भी और हर तरीके से ये बेस्ट प्रोफाइल है कि आप जज बने अगर आप इस सेक्टर में जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैं कंपेयर करके बता देता हूं। आप एक बात सोचो, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप में अगर ये एबिलिटी है या आप ये सोचते हैं कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस बनना है,
या कोई भी स्टेट पीएससी क्लियर करना है, या आप बैंकिंग का ही प्रिपरेशन करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो कि बैंकिंग को क्लियर करना है, आईबीपीएस का पेपर देना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कंपटीशन का लेवल देखो। सबसे पहले कंपटीशन का लेवल का मतलब होता है कि जब आप यूपीएससी का पेपर देने जाते हो तो कितने लाख स्टूडेंट वहां कंपीट करने वाले होते हैं आपको, पहली बात। दूसरी बात, जब आप जाते हो बैंकिंग के एग्जाम देने के लिए, ह्यूज अमाउंट 10 लाख 15 लाख स्टूडेंट होते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं। यूपीएससी की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे ह्यूज अमाउंट स्टूडेंट बैठते हैं, 6-7 लाख 8 लाख बच्चे बैठ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एसएससी की बात करेंगे वहां पे भी 12 लाख 15 लाख 10 लाख बच्चे बैठ ही जाते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप बात करते हैं तो वहां पे 8 लाख 10 लाख स्टूडेंट तो एक नॉर्मल है जहां पे कंपटीशन आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन आप एक बार जो जज के एग्जाम होते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट ले रहा हो, ठीक है, वो जज के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, यानी कि आप जज बोल लें या आप मैजिस्ट्रेट बोल लें, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसके जो एग्जामिनेशंस होते हैं यानी कि जुडिशियरी के जो पेपर होते हैं, तो आप एक बार गूगल पे सर्च करो कि जुडिशियरी के पेपर में कितने स्टूडेंट बैठते हैं। 50% भी नहीं बैठते हैं। यानी कि जो कंपटीशन एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए होता है, जो कंपटीशन स्टेट पीएससी के लिए होता है, जो कंपटीशन बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए होता है, उससे 30% 40% कंपटीशन यानी कि 60% 70% कम कंपटीशन होता है जुडिशियरी के लिए। तो आप सोच कर देखो कि कितना इजीली आप हैंडल कर सकते हो, इसे कितना आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो आप एक बेटर स्टूडेंट हो, आप अगर मेहनती हो, आप में अगर ये कैपेसिटी या स्टेमिना है कि आप बैंक का क्लर्क का पेपर निकाल सकते हो, तो मैं पर्सनली ये गारंटी देता हूं कि अगर वो जज्बा आप में है तो आप जुडिशरी जरूर निकाल लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी बहुत आसान है। अब रही बात कि अगर जुडिशियरी नहीं करना चाहते हैं तो और क्या कर सकते हैं? अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सिंपल, आप एक बात बताओ, आप जब बैंक में जाते हो तो जैसे आप स्टेट बैंक में जाते हो, आप स्टेट बैंक से लोन लेते हो, लोन लेके अगर आप नहीं चुकाते हो या टाइम पे पैसे नहीं देते हो, क्या होता है? आपके पास एक लीगल नोटिस तो जरूर आता है, आपके अगेंस्ट केस फाइल होते हैं। तो ये सब कौन करता है? क्या बैंक में बैठा हुआ मैनेजर करता है, कैशियर करता है या चपरासी करता है? नहीं, हर बैंक में लीगल ऑफिसर होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई भी बैंक हो। तो आप एक बात सोचिए, जिस तरीके से आप पीओ का एग्जामिनेशन देने जाते हैं, जिस तरीके से आप क्लर्क का एग्जामिनेशन देने जाते हैं, ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफिसर के एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आप एलएलबी आप कंप्लीट करते हैं, चाहे बीएलएलबी करें या 3 एलएलबी करें, आप जब अपना एलएलबी कंप्लीट करते हैं तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ जाता है कि आप लीगल ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बड़ी बात कंपटीशन की, लीगल ऑफिसर बनने के लिए मुझे लगता है पर्सनली कि शायद वो कंपटीशन 10% भी नहीं होता है। अगर मैं पीए या पीओ या क्लर्क की मैं बात करूं, आप एक बार सर्च करो ना, एक बार गूगल सर्च करो, फैक्ट चेक करो आप कि जो लॉ ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है उसमें कितने कैंडिडेट होते हैं कंपीट करने वाले। बहुत आसान है, आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों से अवेयर हो तो आपका कैरियर बहुत ही बेटर है। अभी प्रेजेंटली जो मैं जो देख रहा हूं उसमें अभी लॉ में स्टूडेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लॉ का कंपटीशन अभी बहुत कम है। मैंने आपको डेटा भी तो दिया ना कि अगर आप बैंक पीओ का एग्जामिनेशन या क्लर्क का एग्जामिनेशन के लिए अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब ये बातें होती है कि लॉ ऑफिसर के लिए क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है कि वहां पे कंपटीशन ना के बराबर होता है। रीजन ये है कि जो बैंक का वैकेंसी होता है, क्लर्क है या पीओ है, कुछ भी है, तो उसके लिए कोई भी एलिजिबल है, जो भी ग्रेजुएट है चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, वो सभी एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए अगर आप जाते हो तो वो एलिजिबल कौन होता है? सिर्फ वही एलिजिबल हो सकता है जिसने लॉ करा हो, यानी जिसने एलएलबी किया हो, चाहे वो 5 ईयर हो या 3 ईयर हो, सिर्फ वही एलिजिबल हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब लॉ के स्ट्रीम में ही स्टूडेंट कम है, जब वहां इस स्ट्रीम में ही कंपटीशन कम है, तो फिर जॉब में तो और कम होना है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं इसका ये मतलब थोड़ी है
कि सभी लोग उसी जॉब के लिए जाएंगे। बहुत लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट फर्म ज्वाइन करते हैं 10 लाख 20 लाख के पैकेज पे, बहुत सारे लोग यूपीएससी के लिए चले जाते हैं, जुडिशरी के लिए चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत आसान है। अगर मैं जॉब एस्पेक्ट की बात करूं, कैरियर की बात करूं, तो बहुत ईजी है आपके लिए। पर्सनली मेरा मानना है कि एक इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जितना मेहनत एक आईआईटी एस्पिरेंट अपने आईआईटी को निकालने के लिए करता है, अगर उसका 30% अगर वो मेहनत लॉ एंट्रेंस के लिए कर ले तो लॉ निकाल सकता है। या अगर मैं जॉब के अकॉर्डिंग में कंपेयर करूं तो जितना मेहनत एक क्लर्क के लिए, एक बैंक क्लर्क के लिए एक नॉर्मल स्टूडेंट जो मेहनत करता है, जो मैं देखता हूं कि 8-8 घंटा पढ़ाई करता है स्टूडेंट, कोचिंग करना, फिर कोचिंग से निकल के पढ़ाई करना, टेस्ट सीरीज देना, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, तो अगर उससे मैं कंपेयर करूं बैंक में अगर लॉ ऑफिसर की, तो उसमें आप अगर उससे 40% मेहनत ही अगर आप करेंगे, उससे 50% 60% कम मेहनत करेंगे, तो आप बैंक में लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। तो आपके लिए ये सेक्टर बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये सेक्टर आपके लिए। बस डिपेंड करता है कि आप सही समय पे सिलेक्शन कर सकें। अब अगर मैं प्राइवेट जॉब के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करूं कि इसमें और कौन कौन से अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, ये तो मैंने जो बातें की वो गवर्नमेंट सेक्टर की मैंने बात किया कि आप जज बन सकते हैं, आप लीगल ऑफिसर बन सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग जॉबों पे। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं कि और क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात है प्राइवेट से प्रैक्टिस। जिस तरीके से डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल पूरी लाइफ इंजॉयबल होता है कि वो जब तक जॉब करना है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो कर सकता है, और उसके बाद अगर मन करे तो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठ सकता है और पूरी लाइफ वो 1500 का फी लेकर वो बिता सकता है। तो उसी तरीके से लॉ में है। अगर आप लॉ करते हैं तो इसके बाद अगर आप मान लो कि आप कोई जॉब नहीं करना चाहते हो, तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात और मैं बता देता हूं, खास करके 5 ईयर एलएलबी की अगर मैं बात करूं, देखो अगर आप लॉ करना चाहेंगे तो 2 टाइप का एलएलबी है, 2 टर्म है उसके। एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं लॉ के, और दूसरा होता है 3 ईयर प्रोग्राम। 3 ईयर प्रोग्राम बहुत पुराना है, वो शुरुआत से वही चला आ रहा है, लेकिन जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल न्यू है। इसके लिए मैं एंट्रेंस की बात में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप एंट्रेंस क्लियर करेंगे और कौन कौन सी चीजें करेंगे आप। लेकिन उससे पहले अगर मैं 5 ईयर की मैं बात करूं तो आप एक बात समझ लें, आप एक बात ध्यान देना, आप अपने आसपास एक बात ध्यान देना कि जब भी आप अपने लोअर कोर्ट में जाओगे, जो सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जब आप वहां पे जाओगे तो शायद ही कोई यंग स्टूडेंट, कोई यंग लॉ पास आउट कैंडिडेट आपको नजर आएगा जो लोअर कोर्ट में आपको दिखेगा। और खास करके एनएलयू से निकला हुआ तो मुझे लगता है कि शायद एक भी अगर आपको दिख जाए तो वो चमत्कार होगा। एक भी लॉ स्टूडेंट आपको एनएलयू से निकला हुआ आपको लोअर कोर्ट में नजर नहीं आएगा, यानी कि उसका लेवल ऐसा होता है, यानी कि वो कितना भी नीचे जाएगा तो हाई कोर्ट रहेगा कम से कम। तो ये सेक्टर कितना ब्राइट है आपके लिए ये मैं बता रहा हूं आपको। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की में जो मैं बात कर रहा था, तो प्राइवेट प्रैक्टिस तो आपके लिए पूरा लाइफ खुला हुआ है, आप पूरी लाइफ प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमेशा ग्रोथ करेंगे। आपका ग्रोथ रेट जो होगा आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा, आप केस कितना जीतते हैं उस पर डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक अ डॉक्टर की वो पेशेंट को कितना ठीक करता है, उसके पास नॉलेज कितना है। लेकिन आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए आपका ग्रोथ बन जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको लॉस नहीं है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे सेक्टर से कंपेयर करूं कंपनी के अकॉर्डिंग, तो कई बार जब मेरे पास ही बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं तो कई बार पूछते हैं कि कैरियर क्या है। अगर मैं अगर मैं बीटेक करता हूं तो अलग अलग कंपनी में मैं जॉब कर सकता हूं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, विप्रो है, बहुत सारे टीसीएस हैं, मैं कहीं भी जॉब कर सकता हूं। एमबीए करूंगा तो भी मैं सभी कंपनी में जॉब कर सकता हूं। तो क्या एलएलबी के बाद ऐसा कोई प्रोविजन है या नहीं? ऑब्वियसली है। आप एक बात सोचो, कल को आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आप अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ी करते हो, माइक्रोसॉफ्ट के जो होंगे वो, या ये सिंपली ऐसे समझो ना आप कि आप मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके टर्म एंड कंडीशन आप यूज करते हो, आप उसको फॉलो करते हो। एक मिनट में आशुतोष जी का क्वेश्चन ले लेता हूं। आशुतोष जी,
आशुतोष जी, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा ठीक है, मैं पहले आप ही का क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। लेकिन मुझे ये आप आशुतोष जी एक बार फिर से कमेंट में आप मुझे बता दीजिए कि आप 3 ईयर एलएलबी के लिए बीएचयू देना चाह रहे हैं ना? अच्छा, डीयू की भी आपने बात किया है ना? ओके, 3 ईयर की बात कर रहे हो आप, ठीक है। देखो, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं अगर सही समझाऊं तो शायद आप 3 ईयर एलएलबी की बात कर रहे हो, तो चाहे वो बीएचयू हो या डीयू हो, अगर आप इसकी बात करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करें, 1 महीने में कैसे क्रैक करें, तो देखो एक बात मैं क्लियरली बता देता हूँ कि कोई जादू तो नहीं हो सकता है। डिपेंड करेगा आपकी एबिलिटी पे। आप अगर चाहोगे तो 1 महीने में भी कर सकते हो, लेकिन 2 नीड्स होंगे आपके। पहला चीज ये कि आप यस आशुतोष जी, मैंने समझ लिया आपका, थैंक यू। तो आपको जो करना है, 2 नीड्स होंगे। सबसे पहला ये कि जो आपका 1 महीना है वो 100% आपका इसी के लिए होना चाहिए, क्योंकि डीयू या बीएचयू में सीट बहुत कम होते हैं और कैंडिडेट का जो कंपटीशन है वो ऑल इंडिया लेवल पे बहुत हाई होता है। तो आपको 1 महीना का जो टाइम होगा ये बिल्कुल ही डेडिकेटेड होना चाहिए। आप बिल्कुल एक पल भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, पूरा फोकस्ड होना चाहिए आपको, पहली बात। रही बात प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक लेआउट आप बना लें। आप सबसे पहले क्या करें कि प्रीवियस ईयर पेपर, 2-3 साल का पेपर एक बार आप चेक कर लें और उस पेपर को आप सोल्व करके देखें और आप अपनी एबिलिटी देख लें कि आपका उस पेपर के अकॉर्डिंग क्या नॉलेज है। क्योंकि मैं पर्सनली आपको जान नहीं रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं मैं कि पर्सनली तो मैं आपको जान नहीं रहा हूं कि आपका प्रेजेंट लेवल क्या है, वो आप खुद ही अपने आप में डिसाइड कर सकते हो। तो आप 2-3 साल पहले का, 2-3 साल प्रीवियस 2-3 साल का आप एक बार पेपर बनाएं और बनाने के बाद आप एनालाइज करें कि आप में क्या क्या कमियां हैं, किन सब्जेक्ट में या किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप, अगर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, 1 महीना अगर 5 to 6 आवर्स अगर आपने मेहनत कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आप बीएचयू या डीयू दोनों में से कोई भी एक निकाल ही लोगे 100%। देवाशीष, मैं इस पे मैं बात कर लेता हूं। आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया है, जरूर मैं कैरियर एस्पेक्ट के बाद में बताता हूँ, उसको लास्ट में मैं डिस्कस कर लूँगा। ऐसे लास्ट में एक बार आप मुझे फिर से याद दिला देना कि आपका क्वेश्चन क्या है या वो किन का क्वेश्चन है, तो उस पर भी मैं बात कर लूँगा जरूर। तो मैं बता रहा था कि तो अगर आप अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे तो आप बेसिकली आप 100% कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है कैरियर से रिलेटेड कि कैसे आप करेंगे, तो एक हमारा नंबर है 8507700177, ये मंथन इंडिया समिट के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप चाहेंगे तो आप ऑफिस आवर में आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं पर्सनली आप लोगों के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी होता है कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आपका लेवल क्या है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी आप सजेशन, देखो आप नॉर्मल सजेशन ऐसे ही दे सकते हो किसी को, मैं भी दे सकता हूँ आपको कुछ भी सजेशन, ठीक है, बट वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता जब तक मैं आपके बारे में जानूँ नहीं। तो ये ज़रूरी है आपके लिए। मुझे उर्दू तो नहीं आती है, तो आपका नाम मैं नहीं ले सकता हूं, बट आपका क्वेश्चन है जुडिशियरी के लिए कोचिंग बेस्ट कहाँ है और कौन सा है। तो आप एक बात समझो, मुझे पर्सनली मेरा मैंने जो अनुभव किया है अभी तक, इतने सालों से मैं पढ़ा भी रहा हूं और चीज़ों को देख रहा हूं, तो जुडिशियरी के लिए अगर आप कोचिंग की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट ये होता है आपके लिए कि जब आप 3 साल या 5 साल आप अगर अच्छे से डेडिकेटेड होकर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात कि जुडिशियरी में मैक्सिमम क्वेश्चंस वही होते हैं जो आपने 3 साल या 5 साल पढ़ा है। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार सेल्फ स्टडी करें, ज़्यादा बेहतर होगा। बस डेडिकेटेड रहें। पर्सनली मुझे नहीं लगता है जुडिशियरी के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत भी है, क्योंकि जुडिशियरी में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी 3 साल या 5 साल अपने कोर्स में, तो नया नहीं होता है इसमें कुछ, तो इसलिए आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं हमें कोचिंग की ज़रूरत है,
तो थोड़ा सा मैं सॉरी बोलूँगा आपको, क्योंकि यहाँ पे किसी कोचिंग का नाम लेना मेरा शायद सूटेबल नहीं हो पाएगा। आप अभिनीत झा ने नंबर दे दिया है, आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर लेना, मैं पर्सनली आपसे बात कर लूँगा तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर लेना शायद ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। ओके, बाकी मैं आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर कर ही रहा हूँ। जरूर आशुतोष जी, मैं बिल्कुल, आप मुझे कॉल करना, मैं आपको मैं आंसर करूँगा, जरूर करूँगा, मैं करता ही हूँ आंसर। ओके, तो मैं बात कर रहा था कैरियर एस्पेक्ट की। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो मैंने आपसे कहा कि आप सोचो, जिस तरीके से आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो आपको यूएल आता है, यानी कि इंड यूजर एग्रीमेंट करके आता है। आप क्लिक करते हो, आई एग्री करते हो हमेशा। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आई एग्री करते हो इंस्टॉल करने से पहले। वो एग्री का मतलब क्या होता है? आई एग्री का मतलब होता है कि उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जिसको आपको ब्रीच नहीं करना है, और आप अगर उस टर्म एंड कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जाएंगे। तो आप सोच के देखो कि अगर मान लो कि गूगल का आप कोई प्राइवेसी अगर वायलेट करते हो तो गूगल क्या आप पे केस करेगा अमेरिका में? नहीं करेगा। आप अगर पटना में बैठ के उसको वायलेट कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट जो केस होंगे वो पटना में होंगे। आप जिस सिटी में कर रहे हो वहां होंगे, इंडिया में तो इंडिया में होगा। तो इसका मतलब साफ है, अभिनीत, मैंने सारिका का क्वेश्चन मैं देख नहीं पाया, आप एक बार कमेंट में लिख दें कि उनका क्वेश्चन क्या है, मैं आंसर कर दूंगा, जरूर करूंगा उसका आंसर मैं। तो मैं बात कर रहा था कि आप कोई एग्रीमेंट करते हो, जब आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो कोई आप ब्रीच करते हो किसी का, तो वो केस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो कहाँ से? क्या वो अमेरिका से माइक्रोसॉफ्ट वाले या गूगल वाले अमेरिका से भेजेंगे अपने लॉयर आप पे केस करने के लिए? तो वो नहीं हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से गूगल या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने पास हायर करते हैं, जॉब देते हैं, उसी तरीके से ह्यूज अमाउंट में लॉयर्स वो रखते हैं, लीगल एडवाइजर रखते हैं। देवाशीष, मुझे क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, आपको क्वेश्चन उनका लिखना पड़ेगा, या मैं सौम्या से मैं रिक्वेस्ट सारिका सौम्या, ओके, सारिका से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से अपना क्वेश्चन मुझे डाल दें। एक्चुअली मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा दिख रहा है, छोटा देख रहा हूं, तो मुझे आपके जैसे ही क्वेश्चन नजर आएंगे मैं आंसर कर दूंगा आपको। ओके, तो फाइनली मैं बात कर रहा था आपसे कि कैरियर प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत आसान है आपके लिए। जिस तरीके से आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उसी तरीके से लीगल एडवाइजर होते हैं अलग अलग कंपनी में, हर कंपनी के पास। क्या लगता है रिलायंस के पास थोड़े से होंगे? मैं पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कुछ साल पहले जब मैं क्लास 12 में था, क्लास 12 में था, तो उस टाइम रिलायंस ने एक पोस्टपेड कनेक्शन इशू किया था, और मैंने चुपके से वो पोस्टपेड कनेक्शन लिया था। और मैंने क्या किया था कि मैंने उसके बिल भरे, और जो लास्ट मंथ था मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं बिल नहीं भरूंगा, और लास्ट मंथ में मैंने उसको बिल नहीं भरा और वो कनेक्शन ख़त्म कर दिया मैंने। मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर पे रिलायंस की तरफ से लीगल नोटिस आया। 1 मिनट, ये सारिका मैं बिल्कुल बता देता हूँ। मैं इंट्रेंस पे आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा कैरियर एस्पेक्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं इंट्रेंस पे आऊँगा। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आंसर करता हूँ आपका। मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है, वो मेरे माइंड में है, मैं जरूर आंसर करूँगा। तो मैं बात कर रहा था आपसे कैरियर से रिलेटेड कि क्या हो सकता है। तो मैं एक कहानी स्टोरी सुना रहा था आपको अपने बारे में कि वो एक नोटिस आ गया मेरे पास, और उस नोटिस के अकॉर्डिंग उसमें ये था कि मुझे वो करना है। तो जो नोटिस आया था, लीगल नोटिस आया था, वो भेजा कौन? क्या अंबानी साहब खुद भेजे थे? नहीं, वो भेजा गया था रिलायंस के लीगल ऑफिसर के द्वारा। मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, तो उस टाइम जो रिलायंस का ऑफिस था वो बिस्कोमान भवन में था, किसी वो 8वें 10वें फ्लोर पे था वो ऑफिस। तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। वहाँ पे था कि आप इतने दिनों के अंदर आप अपने बिल पेनाल्टी के साथ आप या तो सबमिट कर दीजिए, नहीं तो आप पे लीगल एक्शन होंगे।
मैं वहाँ गया और वो प्रॉपरली मैंने उसके ऑफिस में जाकर सबमिट किया। और वहाँ जब मैं गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे पूरा पूरा एक लीगल सेल बना हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स बैठे हुए थे। तो आप सोच कर देखो, जब पटना में एक स्टेट में यहाँ पे इतने सारे लॉयर्स रिलायंस के बैठे हुए हैं पोस्टपेड कनेक्शन को डील करने के लिए कि कोई उनका बिल लेकर भाग नहीं जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकें, तो आप सोच कर देखो कि चाहे वो रिलायंस हो, वोडाफोन हो, या जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो सभी कितने लीगल ऑफिसर्स अपने अपने रखते होंगे पूरे इंडिया में, और जो इंटरनेशनल कंपनियां होंगी उसके पास कितने होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है, आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो, इसमें जा सकते हो। अब रही बात कि प्राइवेट बैंक की, आप जिस तरीके से एमबीए करके आप प्राइवेट बैंक में नौकरी के लिए जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, ठीक उसी तरीके से प्राइवेट बैंक वाले तो गवर्नमेंट बैंक वाले से भी ज़्यादा लीगल एडवाइजर रखते हैं अपने पास। वो इतने सारे लोन बांटते हैं, होम लोन, कार लोन। आप सोचो ना, आप कल को एक बाइक लेते हैं और आप ईएमआई नहीं देते हैं, आप पे लीगल एक्शन होंगे। कौन करेगा? मैनेजर? नहीं, लीगल एडवाइजर उसके। तो ये सारी चीज़ें, स्कोप बहुत बेटर है, आप कर सकते हैं। मैंने अलग अलग एस्पेक्ट बताया। और रही बात प्राइवेट प्रैक्टिस के, तो वो तो बिल्कुल जिंदाबाद है ही और जिंदाबाद रहेगा, तो ऐसा है वो। तो अब मैं आ जाता हूँ इंट्रेंस के ऊपर कि इंट्रेंस का क्या सिनेरियो, आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो लॉ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप जस्ट अगर आप 12 पास आउट हुए हैं, या आप अभी 12 का पेपर दे रहे हैं, या आप अगर 10th में हैं, 11th में हैं, 12 में हैं, या आप उससे भी 9th में हैं, 8 में हैं, यानी आप पहले सोच रहे हैं कि लॉ मुझे करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है अभी तक, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम करें। इसका दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये कि अगर आप 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम करते हैं तो आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तो 3 साल ग्रेजुएशन और 3 साल एलएलबी, यानी कि कुल मिलाकर 6 साल। तो आपको 6 साल का समय लगेगा। लेकिन आप लॉ कितने दिन पढ़ेंगे? 3 साल। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं 5 ईयर का, और ये उनके लिए जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया है अभी, जो अभी 12 में है या पास आउट हुए हैं अभी जस्ट, या 10th 11th में है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आपका सबसे पहली बात यह है कि वहाँ 6 साल लग रहा है, यहाँ 5 ही साल लगता है। वहाँ आप लॉ 3 साल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 का 5 साल आप लॉ ही पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली 3 साल के अकॉर्डिंग 5 साल का नॉलेज ज़्यादा होगा पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात ये कि आपका 1 साल बच भी जाता है, तो ये बेटर है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, या आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके लिए फिर 3 साल का बेटर रहेगा। आपको 5 साल नहीं करना चाहिए, पर्सनल सजेशन रहेगा मेरा, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर लिए हैं, तो 5 साल वाले में आपको हर हाल में 3 साल वाला करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो 3 ईयर भी करेंगे वो आप कहाँ से करेंगे? तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से करने की कोशिश कीजिए। आप अगर किसी छोटे मोटे स्टेट यूनिवर्सिटी से कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगा कि नॉलेज की कमी रह जाएगी आपके पास। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप उसमें जाते हैं, उस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो शायद बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनको उस सब्जेक्ट के खुद के सब्जेक्ट जिसमें उसने ऑनर्स किया है उसी की नॉलेज नहीं रह पाती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे आपको बचना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मैंने आपसे कहा कि आपको हमेशा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए। जैसा कि मेरे से एक पर्सन ने क्वेश्चन भी किए थे कि DU LLB, BHU LLB, तो आपको DU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तो इन सारी चीज़ों पे जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या महाराष्ट्र MSCET का जो पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग, तो इन सब के अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए, इसके साथ जाना चाहिए। आपके पास नॉलेज की कमी नहीं हो पाएगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है। दूसरी बात, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंट्रेंस का तरीका क्या हो सकता है, लेवल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की। अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं, 5 साल का लॉ करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। अभी 23-24 NLU हो चुके हैं इंडिया में। तो उसका जो पेपर होता है वो क्लैट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट करके क्लैट कंसोर्टियम उसका पेपर लेती है, एग्जामिनेशन लेता है। और जो आपके मार्क्स, जो आपके रैंक आते हैं, मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पे आपके वो 23-24 कॉलेज जो हैं उसमें आपको
एडमिशन मिलता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये अभी प्रेजेंट में ये बेस्ट है, 100% बेस्ट है। मेरा मानना है कि अगर आप एक बार एनएलयू में चले जाते हैं, चाहे कोई भी एनएलयू हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका लाइफ ब्राइट हो जाता है। आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हो अपने लाइफ में, ये गारंटी है मेरी। तो एनएलयू के लिए आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। अगर मैं एनएलयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो अभी 2020 का जो क्लैट का पेपर है वो अभी हुआ नहीं है। कोविड के कारण, कोरोना वायरस के कारण, ये जो पैंडेमिक है, इसके कारण से अभी ये पेपर नहीं हुआ है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो भी करना चाहते हैं 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इस ईयर 2020 में, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी फॉर्म भरने का डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो और उसके प्रिपरेशन के लिए अभी आपके पास एटलीस्ट 2 मंथ है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर 2 मंथ के स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं कि कैसे आप प्रिपरेशन करोगे 2 मंथ में क्लैट के लिए, तो हमारा एक चैनल है, मैं यहाँ तो नहीं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, या आप मुझे कॉल करना, या आप हमारा एक चैनल है क्लैटियंस, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे क्लैटियंस, तो वहाँ पे उस चैनल पे अवेलेबल है 2 मंथ का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्लैट के लिए। तो आप उसे देख लो, उसमें प्रॉपरली न्यू जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पूरा बताया हुआ है, आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो जो बच्चे और देना चाहते हैं, तो क्लैट का पेपर फिर 2021 में होगा, 22 में होगा, हर साल तो होंगे ही, तो उसका फॉर्म आप अलग अलग टाइम पे भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए और भी ऑप्शंस आपके पास हैं। बीएचयू भी 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाने लगा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी। इसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, उसका एक पेपर होता है आईलेट, AILET के नाम से, वो सिंगल एक यूनिवर्सिटी है, एनएलयू दिल्ली, उसके लिए वो पेपर होता है। सीट थोड़े कम है इसलिए कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो लेता है। इसके अलावा MSCET का पेपर दे सकते हैं, महाराष्ट्र का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए, उसमें कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ में आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए आपका शेड्यूल। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 3 ईयर प्रोग्राम की। तो 3 ईयर के लिए आपके पास DU, BHU ये सारे हैं ही। अब मैं बताऊंगा, अगर मैं बताऊं कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ, क्योंकि किसी का पेपर भी हुआ नहीं है, एटलीस्ट जुलाई में सबके पेपर होने, तो आपके पास 1-1.5 महीना अभी भी बचा हुआ है। तो इस टाइम में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस ईयर के लिए 2020 के लिए, तो यस हाँ जी, ये कोविड-19 अब पैंडेमिक हो चुका है, एंडेमिक नहीं पैंडेमिक। तो अगर आप बात करेंगे कि 3 ईयर के लिए प्रिपरेशन कैसे किया जाए, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चाहे 3 ईयर प्रोग्राम के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का पैटर्न समझें। यानी कि जो प्रीवियसली उसके 2-3 साल का जो पेपर है उसको उठाकर आप उसको एक बार उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप उसे एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उसमें क्या है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंग्लिश पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए। इसके लिए कंटिन्यू आपको न्यूज़पेपर रीडिंग आपको अपने हैबिट में शामिल करना पड़ेगा। अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो चाहे 3 ईयर करें या 5 ईयर करें, इंग्लिश लैंग्वेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, मैंने इस पर थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि जो बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जहाँ पे पढ़ाई शायद उतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिस तरीके से नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पता चला कि मेरे ऊपर भी 50 केस आ गए हैं, ठीक है, तो थोड़ी सेफ्टी जरूरी होती है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ की पढ़ाई शायद अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि देखो अभी सबसे अच्छा जो सोर्स है, एक बात देखो, आप अगर पर्सनली अपने टीचर से इंटरेक्ट करोगे, मान लो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में XYZ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उस यूनिवर्सिटी में अच्छे से प्रॉपरली क्लासेज नहीं चलते हैं, लेकिन लेक्चरर तो उसमें जरूर होंगे, लेक्चरर होते हैं चाहे वो एडहॉक हो या परमानेंट हो,
लेक्चरर होंगे, फैकल्टी जरूर होंगे। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप अगर पर्सनली, ठीक है क्लासेस नहीं चल रहे हैं, लेकिन पर्सनली अगर आप उन फैकल्टी से जाकर अगर आप बात करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, उनसे कोई टॉपिक समझाने के लिए कहेंगे, तो मैं जिस तरीके से लाइफ बॉय अपना एडवर्टीजमेंट देता है, डिटॉल देता है कि 99.99% जर्म्स वो हटाता है, तो मेरे साइड से 99.99% ये गारंटी है कि वो प्रोफेसर लेक्चर आपको आंसर करेंगे और आपको समझाएंगे। तो ये काम एक बार जरूर करके देखें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है अपने कॉलेज लाइफ में, मुझे भी मिला था, पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। अगर मैं कभी भी, मेरा रहा है, मैं किसी भी लेक्चरर से मैंने क्वेश्चन किया है, प्रोफेसर से, उन्होंने आंसर मुझे किया है पर्सनली, आज तक मैं निराश नहीं हुआ उस चीज़ से। तो एक बार पहले इसको आप ट्राई करें। इसके अलावा दूसरा जो सोर्स है वो ये कि आप जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो भी बुक्स हो सकते हैं, बुक खरीदने में कंजूसी ना करें। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप मोबाइल खरीद लेते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन बुक्स खरीदने में थोड़ी कंजूसी होती है। बुक परचेज करने में कंजूसी नहीं करें। बुक आपके पास बहुत सारे होने चाहिए, जितना परचेज कर सकते हैं। आप जो पैसा एंटरटेनमेंट लगाते हैं उसे आप बुक परचेज कर लें, बेनिफिट देगा वो आपको। तो बुक परचेज करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, पूछें, आपको हेल्प मिलेगा, जरूर मिलेगा, आप इंक्रीज करेंगे। अगर इतना भी सफिशिएंट आपके लिए नहीं हो पाता है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मीडियम है यूट्यूब। आप उसको पॉजिटिव अपने पढ़ाई के लिए यूज करें, बहुत अच्छा है यूट्यूब आपके लिए। आप वहाँ पे जो ढूंढेंगे आपको वो मिलेगा, अच्छा से लेके बुरा तक। तो आप अगर पढ़ाई के लिए यूज करेंगे तो बहुत बेटर है। आप ये सारी चीज़ें करें, इसके बाद आप यूट्यूब पे जाएं, जो चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करें और उस टॉपिक को आप समझें। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अच्छे अच्छे लेक्चरर के, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चरर के, तो उनको आप पढ़ें, सुने, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। अब फाइनली अगर ये सारी चीज़ें अगर फेल हो जाए, इतना सारा कुछ करने के बाद, मुझे लगता है पर्सनली कि इतना सारा कुछ करने के बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की नहीं। लेकिन अगर इन केस 1% अगर आपको ज़रूरत पड़ भी जाता है तो फिर फाइनली यही करना पड़ेगा। आपने एडमिशन तो ले ही लिया है तो आप तो करना पड़ेगा वहीं से परस्यू आपको अपनी डिग्री। तो आपको यही करना पड़ेगा कि कोई अच्छा सा अपने आसपास अपने लोकेलिटी में ढूंढिए कि कोई अच्छे से लॉयर हो या कोई अच्छे से लॉ टीचर हो, उनसे आप थोड़ा सा हेल्प लें या उनसे ट्यूशन करें, कोचिंग करें। ये आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन मिल गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एडवोकेसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसमें कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो एडवोकेसी का क्या है कि उसका बस एक सिंपल मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र ये है कि आप में आपकी सबसे पहली बात, नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए, हर हाल में आपके पास 100% नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक, वो पॉलिटिकल वो गलतफहमी नहीं, वो लॉजिक, जिस लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ, टू द पॉइंट लॉजिक होना चाहिए। अगर आप इस सेक्टर में, प्राइवेट प्रैक्टिस में, अगर आप अपने एडवोकेसी को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको हाई लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ आपके पास एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, लॉजिक। नॉलेज तो बेसिक है, वो उसको मैं नहीं कर रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए। एक चीज़ कहने का मतलब नॉलेज को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉलेज बेसिक है, बट इम्प्रूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एक्सेल करने के लिए क्या चाहिए, आपके पास लॉजिक होना चाहिए। आपके पास जितना ज़्यादा लॉजिक रहेगा आप उतना ज़्यादा बेटर होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो एक्सपीरियंस की बात कई बार होती है, तो एक्सपीरियंस क्या है, ये जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जैसे ये लॉजिक ही एक्सपीरियंस है। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते हैं उतना ज़्यादा लॉजिक आपके पास होता है। क्यों, आपको क्या लगता है राम जेठमलानी कौन सा बुक पढ़े थे? क्या उनके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से लॉ बनाया था? इंडियन पिनल कोड अलग से लिखा गया था उनके लिए क्या? ये जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं, जितने भी बिल्कुल टॉप लॉयर्स हैं इंडिया के या वर्ल्ड के या आईसीजे तक जो जाते हैं, हरीश साल्वे जैसे लॉयर्स हैं, क्या लगता है उनके लिए वो कोई अलग बुक पढ़े हैं? उनके लिए अलग बुक थोड़ी लिखा गया है, उनके लिए अलग लॉ थोड़ी बने हैं। जो आप पढ़ रहे हैं वही वो भी पढ़े हैं, या जो आपने पढ़ा है वो भी वही पढ़े हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उनके जैसा नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ी लॉजिक की कमी हो गई है इस सेक्टर में, या नॉलेज की कमी हो गई है। तो आपके पास नॉलेज तो सफिशियंट होना चाहिए, वो बेसिक है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे डॉक्टर बनेंगे?
यस देवाशीष, अगर इंटर्नशिप के पैटर्न की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए आपको, यस अजीत मैं आ जाता हूं कि रोल क्या हो सकता है आपका। बिल्कुल आपका रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कहाँ से इंटर्नशिप, बहुत से जो लॉ परसुइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए इंटर्नशिप बहुत मैटर करता है। देखो आप जब यूथ पार्लियामेंट करते हो, देखो 3 चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होता है लॉ स्टूडेंट के लिए, यूथ पार्लियामेंट, मूट कोर्ट और इंटर्नशिप। MUN भी यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो ये MUN को अलग नहीं मैंने काउंट किया है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, इसमें जो यूथ पार्लियामेंट होता है, अभी के प्रेजेंट के जो लॉ स्टूडेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस यूथ पार्लियामेंट को, और सबसे ज़्यादा इसमें जाना भी चाहते हैं। उनको लगता है कि यूथ पार्लियामेंट ही हमें इन्हांस करेगा, ऑब्वियसली इन्हांस करेगा। यूथ पार्लियामेंट आपको लॉजिक देगा, लेकिन वो जो लॉजिक देगा वो मैक्सिमम लॉजिक पॉलिटिकल होगा, लीगल लॉजिक नहीं हो पाएगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि यूथ पार्लियामेंट आप करें, उससे आपका लॉजिक इन्हांस होगा, बहुत अच्छा होगा, आप जरूर करें। लेकिन जितना आप यूथ पार्लियामेंट करते हैं, आप हमेशा कोशिश करें उससे ज़्यादा आप मूट कोर्ट करें, उससे ज़्यादा, चाहे जिस भी सोर्स से करें, जैसे भी करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चाहे कॉलेज दे रहा हो या आप किसी भी अलग सोर्स से करना चाह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए, क्योंकि वहां पे आप एक्चुअल पॉइंट पे आते हो, केस पे आते हो, जिस पे आपका एक्चुअल लॉजिक निकलता है, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फाइनली मैं बात करता हूं इंटर्नशिप की, कि इंटर्नशिप क्या रोल प्ले करता है। इंटर्नशिप आपके कैरियर में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल चीज़ों को देखते हो। जब आप कॉलेज में होते हो तो आप किताबी बातें करते हो, आप जब मूट कोर्ट भी करते हो तो भी वहाँ पे जो कॉलेज डिसाइड करता है, जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, या एक फिक्स पैटर्न बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, एक आइडियोलॉजिकल तरीके से। समझ रहे हैं ना, मतलब कि जब आप मूट कोर्ट करते हो तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे मूट कोर्ट होता है। वहां पे रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस एक्चुअल होते हैं, जो आपके एडवोकेसी को इन्हांस कर सकता है, वो एक्चुअल वहां पे नहीं आ पाता है। रीजन ये होता है कि वो आइडियोलॉजिकल होता है, और आइडियोलॉजी जहां पे होती है वहां पे गलत नहीं हो सकता है, वहां पे अच्छी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा मूट कोर्ट में, तो वो आपको बेनिफिट करेगा इंटर्नशिप। अब रही बात कि इंटर्नशिप किस सेक्टर में करना चाहिए, कहाँ कहाँ इंटर्नशिप करना चाहिए। सबसे पहली बात, आप अलग अलग सेक्टर में देखो इंटर्नशिप, आप एक देखो, आपको हर सेक्टर में एक बार इंटर्नशिप तो जरूर करना चाहिए। जैसे श्वेताब श्रीवास्तव ने इंटर्नशिप किया था, शायद वो नगर निगम कुछ था, उसके अंडर जो होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, जो स्ट्रीट फूड वगैरह चलाते हैं, उनके लिए जो वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर उन्होंने इंटर्नशिप किया था। बहुत बेनिफिशियरी है। इससे क्या हुआ कि जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होती है वो वर्क किया, वो जानने को सीखने को मिला। तो इंटर्नशिप का क्या है कि आपको हर सेक्टर में इंटर्नशिप करना चाहिए। अलग अलग टाइप के NGO में आपको इंटर्नशिप करना चाहिए। आप 10 दिन का ही इंटर्नशिप करें। यस, स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन का इंटर्नशिप था उनका। यस, थैंक यू सेताब। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप अलग अलग टाइप के NGO में आप इंटर्नशिप करें, जो अलग अलग, कोई चाइल्ड वाला है, कोई ओल्ड एज वाला है, कोई आपका ये चलाता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं उसको बचाने वाला NGO है, उसके लिए। तो अलग अलग NGO में आपको वर्क जरूर करना चाहिए, चाहे आप 10 दिन के लिए इंटर्नशिप करें, 15 दिन के लिए करें, लेकिन आप जरूर करें। देवाशीष, एक्चुअली होता क्या है कि ईयर वाइज कोई खास मैटर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ईयर वाइज आपको इंटर्नशिप करने से बेनिफिशियरी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, ऐसे भी होता है कि हर जो यूनिवर्सिटी होते हैं और हर कॉलेज का भी सिलेबस में थोड़े चेंजेस होते हैं। कोई सब्जेक्ट किस ईयर में या स्ट्रीम में
किसी ईयर में पढ़ाता है, कोई सब्जेक्ट किसी ईयर में पढ़ाता है, तो वो वैरी कर सकता है, उसका कोई बड़ा मैटर नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप फर्स्ट ईयर में आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, आपने अगर फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो आपको, जैसे श्वेताब श्रीवास्तव ने स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन में जाकर उसने इंटर्नशिप किया था, तो आप कर सकते हो। यानी कि आपको, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो आप हर उस प्लेस पे इंटर्नशिप करने की कोशिश करो, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे अलग अलग टाइप के केस हैंडल होते हो जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपने उर्दू में लिखा है तो मुझे आपका नाम नहीं पता चल रहा है, सॉरी। आप, मैं एक बार नाम आपका लेकिन जानना चाहूँगा, मैं उर्दू पढ़ना नहीं जानता हूँ। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा, मुझे आपका नाम जानना है। तो ठीक है, तो ईयर वाइज इंटर्नशिप का कोई खास मैटर नहीं है। हाँ देवाशीष, वो बीसीआई के अकॉर्डिंग वो सही है, बट ऐसा नहीं है कि मिनिमम 5 करें 10 करें, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट मुझे आपका नाम जानना है, तो एक बार नाम अपना जरूर बताएं। सो ओके, आरजू रहमानी, थैंक यू अविनीत। तो थैंक यू आरजू रहमानी जी। मैंने देखिए, जैसा कि देवाशीष ने बताया कि 5 तो एटलीस्ट नेसेसरी है ही, लेकिन इसमें मिनिमम का आप देखो, आप लॉ करो तो मिनिमम का कॉन्सेप्ट नहीं रखो। यस, थैंक यू। तो मिनिमम का कॉन्सेप्ट नहीं रखो, आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। तो आप हमेशा मैक्सिमम करने की कोशिश करो, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया इंटर्नशिप के लिए कि कहाँ कहाँ कर सकते हो, तो अपने जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा देवाशीष का क्वेश्चन था, सॉरी देवाशीष का था, इंटर्नशिप का पैटर्न। तो अगर पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप मैक्सिमम देखो, जो भी सेक्टर, मैंने आपको कहा ना कि आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एटलीस्ट एक इंटर्नशिप जरूर करो हर हाल में। ये नेसेसरी है आपके लिए अगर आप अच्छा करना चाहते हो इस सेक्टर में। तो सॉरी, तो एटलीस्ट एक तो जरूरी है आपके लिए हर स्ट्रीम, ये हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरी चीज ये है कि इंटर्नशिप का रोल क्या है। इंटर्नशिप का रोल होता है कि जिसमें आप देखो, आप जब लॉ करते हो तो ओवरऑल पूरे लॉ को लेकर तो आप अपना कैरियर नहीं ले सकते हो। आप क्रिमिनल लोगे, कॉन्ट्रैक्ट लोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बनना चाहोगे, तो एक रखोगे कि किस में आपको करना है, स्पेशलाइजेशन क्या लेनी है। तो आप अपने माइंड में पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या स्पेशलाइजेशन लेना है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो उसके बाद आप अपना जो इंटर्नशिप है वो उसी सेक्टर में आप कंटिन्यू जितना मैक्सिमम कर सकते हो इंटर्नशिप। सबसे ज्यादा रोल अगर कोई प्ले करेगा तो आपका इंटर्नशिप, जिसे मैक्सिमम स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं कि मूट कोर्ट और यूथ पार्लियामेंट MUN पे तो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन इंटर्नशिप को इग्नोर कर देते हैं। आप हमेशा याद रखना, लॉ बुक से नहीं चलता है, लॉ हमेशा रियल लाइफ से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बुक में जो लॉ पढ़ा या आपने एग्जाम्पल के लिए, आपने जो रेफरेंस के लिए लॉ पढ़ा या केस स्टडी किए, वही चीजें अगला केस भी आपके सामने आएंगे, ये जरूरी नहीं है। हमेशा न्यू आता है, हमेशा आपको हमेशा सामना करना पड़ेगा नए केस से। तो ऐसा क्यों होता है कि जो नए केस आते हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, लैंडमार्क केसेज होते हैं, वो जनरली कोई अच्छे लॉयर ही उसको प्ले करते हैं। रीजन, क्योंकि उस जजमेंट को करवाने में जो नया केस है, जो पहली बार आपने देखा, आप सोच कर देखें, गोलकनाथ मेहता का केस जब पहली बार आया तो
एज यूजुअल था कि नहीं लॉ में ऐसा नहीं होता है, लॉ में लिखा हुआ ऐसा नहीं है, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट कर दिया गया था ना जी। लेकिन फिर वही केस लैंडमार्क बना। क्यों? वो नया था, लॉ को के अगेंस्ट वो जा रहा था, तो लॉ ही बदलने पड़े, उसी को अमेंड करना पड़ गया। केशवानंद भारती केस में, गोरखनाथ मेहता केस में। तो मतलब ये होता है कि आप अगर अच्छा लॉयर बनना चाहते हो तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास जो ग्राउंड लेवल है, जो ग्राउंड है, जो एक्चुअल कंडीशन है, उसको जानना पड़ेगा और उसको पहले से सोच कर रखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप सिर्फ केस स्टडी कर रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो, वो काफ़ी है। रेफरेंस सिर्फ दलील देने के लिए, रेफरेंस वो वहीं तक सीमित होता है। इंप्रेस कर सकते हो आप जज को, सामने बैठा हुआ जो सिटिंग जज हैं उनको आप जज साहब को इंप्रेस कर सकते हो कि फलाना रेफरेंस है, इसमें आपने देखिए, इसमें उन्होंने ऐसा कहा था, तो फिर इसमें क्यों नहीं माय लॉर्ड, आप वो कर सकते हो केस जीतने के लिए। लेकिन रेफरेंस से हमेशा काम नहीं चलता है। आप अगर बिल्कुल ब्रिलियंट होना चाहते हो इसमें, जैसा कि एडवोकेसी की बात की गई, तो एडवोकेसी में आप अगर बेस्ट अपर लेवल पे जाना चाहते हो तो उसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि आपके ग्राउंड लेवल पे वर्क करना पड़ेगा। जब आप एज ए लॉ स्टूडेंट हो तो उस टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इंटर्नशिप की कंडीशन कैसी है और लेवल कैसा है। आप जिस भी स्ट्रीम में, आप लॉ के सेक्टर में जिस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसमें आपके पास बहुत हैवी अमाउंट में आपके पास इंटर्नशिप होना चाहिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हो। आप आपस में अपने दोस्तों से बातचीत करो ना, जैसे कि मेरे पास ही एक्सपीरियंस है, श्वेताब श्रीवास्तव एक्चुअली हमारे ही स्टूडेंट हैं। तो वो जब स्ट्रीट वेंडर पे, जो स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन पे जब वो इंटर्नशिप के लिए गए थे, तो वो मेरे से शेयर करते थे। जब भी वो मिलते थे मेरे से, वो मुझे बताते थे कि उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ग्राउंड लेवल पर जरूरी होता है। आप एक्चुअल कंडीशन आपको नहीं पता रहेगा, आप केस खाक लड़ोगे। वो सिर्फ रेफरेंस से काम नहीं चलेगा। फिर वहाँ पे बुक अपने प्लेस पे, आप नॉलेज ले रहे हो, लेकिन जब तक आप इंटर्नशिप ह्यूज अमाउंट में नहीं करोगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा और अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइप के, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो फिर इस सेक्टर में। फिर वही नॉर्मल कंडीशन होंगे। क्यों ऐसा हुआ? एक टाइम था जब लॉ बहुत ही अपर लेवल पे था, बीच में लॉ में थोड़ी सी गिरावट आ गई। रीजन यही, बस जिसको मन हो रहा था ग्रेजुएशन किए, कुछ नहीं हुआ, चलो एलएलबी कर लेते हैं कहीं से। भरे पड़े हैं सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुत सारे लॉयर्स, जिनको ड्राफ्टिंग के लिए आप बोल दो प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो वो तो लेवल वही होता है। अच्छा, आप हाई कोर्ट में जाओ ना, अलग अलग हाई कोर्ट में जाओ। अगर मैं पटना हाई कोर्ट की ही बात करूं तो जितने भी लॉयर्स हैं उसमें कुछ लॉयर्स ऐसे हैं जिनके पास ह्यूज अमाउंट में केसेज हैं, वो लाख में चार्ज करते हैं अपने हर हियरिंग। ठीक है, वो लाख में चार्ज करते हैं अपने हियरिंग को। और उसी पटना हाई कोर्ट में बहुत सारे लॉयर्स ऐसे हैं जो बस ऐसे ही हैं, जिनके पास केस नहीं आते हैं। वो चाहते हैं किसी तरह से कोई एक केस मिल जाए ताकि आज का मेरा काम चल जाए। तो रीजन है आपके पास नॉलेज की कमी, ग्राउंड लेवल पे आपके लॉजिक ही नहीं रहेगा आपके पास, फिर क्या करोगे? ये सिंपल लॉजिक है। तो फाइनली अभी तक मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जो क्वेरी थे, मैंने क्वेश्चन का तो लिया और अभी फिर से आ रहा है। हाँ, बात तो मैं करना भूल ही गया। सबसे बेहतर, चाहे वो पहले का सिनेरियो हो या आज का सिनेरियो हो या आगे, लॉ स्टूडेंट और लेक्चरर या प्रोफेसर, खासकर आर्ट्स के लोगों से बेहतर पॉलिटिशियन कोई हो ही नहीं सकता है। और पॉलिटिक्स में एज ए कैरियर, अगर आप पॉलिटिक्स को अगर आप देखना चाहते हो तो सबसे बेहतर लॉ करके ही कैरियर बन सकता है। अब देख लो ना, आज के डेट में, देखो मैं नहीं कहूँगा लेकिन पॉलिटिक्स में आज के डेट में 2 ही टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, सॉरी 3 टाइप के लोग। पहला क्रिमिनल, दूसरा जिनके ऑलरेडी बाप दादा पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, जिनको मुफ्त की टिकट मिल जाएगी, और तीसरा लॉयर्स, एडवोकेट, लॉ स्ट्रीम वाले लोग। नॉर्मली अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, रत्नेश जी भी शायद देख रहे थे, रत्नेश जी को देख लीजिए,
रत्नेश जी पटना हाईकोर्ट में एक एडवोकेट भी हैं, और साथ ही साथ रत्नेश जी अभी बीजेपी के भी प्रभारी हैं। वो किस विंग के हैं मुझे एक्चुअली पूरी हो पाएगा जब आपका एक थोड़ा लेवल बन जाएगा, आपका कुछ लेवल बन जाएगा, आपके कुछ फैन फॉलोइंग होंगे, तब वो ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि एटलीस्ट आप पॉलिटिशियन बन जाओगे। चुनाव तो अभी मैं भी लड़ सकता हूँ लेकिन आपके वोट करने से या कुछ लोगों के वोट करने से मैं जीत तो नहीं जाऊंगा ना। तो मैटर ये होता है वोट। तो लॉ करने के बाद लॉजिक आपके पास आ जाता है। ऐसा क्यों है कि टीवी डिबेट में जब कोई लॉ किया हुआ पर्सन जब बैठते हैं तो बिल्कुल बखिया उधेड़ देते हैं अपोजिशन का या किसी भी पक्ष वाले का ही। तो ये सब चीज़ होता है, लॉजिक बहुत ज़्यादा आ जाता है लॉ करने के बाद। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। अभिनीत अभिनीत भी बनेगा। अभिनीत तो राज्यसभा का जुगाड़ में है। खैर चलिए, तो फाइनली आपके जो भी क्वेश्चंस थे मैंने उसको प्रॉपरली कोशिश किया कि मैं सॉल्व करूं। और फाइनली अगर आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स में उसका मैं आंसर कर दूँ इस लाइव के बाद भी। या इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप क्लैटियंस सर्च करेंगे, CLATIANS, तो आप क्लैटियंस सर्च करेंगे तो वहाँ भी मैं मिल जाऊँगा। और पार्टी कौन सा बेहतर रहेगा, वेट कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद ही एक पार्टी बना लूँ, फिर मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा तो ये तो मजाक की बातें थी। तो चलिए, फाइनली आज का ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। और जो भी आपको क्वेरीज तो मैंने सॉल्व किया ही। आप मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए यूट्यूब पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्लैटियंस सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हमेशा मैं वहाँ पे आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और फाइनली मैं टीम मंथन को मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग बहुत ही आगे जा रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लीगल वर्क भी कर रहे हैं। तो थैंक यू टीम मंथन। तो मंथन इंडिया समिट को एक बार फिर से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।